दो चेहरे, मुख्यतः दो चेहरों की बात करूंगा, अक्षय प्रताप जी और चिरव जैन जी मुख्यतः उभर के आए। सबको लग रहा था कि टॉस कर लिया जाए तो या तो हेड आएगा टेल आएगा। सब लोगों को बहुत उम्मीदें भी थी, लेकिन जो कुछ समीकरण बनी, किसी को कुछ समझ आई, किसी को नहीं आई। चिरव जैन जी दोस्त हैं आपके, ठीक है सर। टेक्निकल टर्म होती है एक सेमेस्टर में होती है कि वन नाइट फुल फाइट। कई बार बहुत सारे वन नाइट फुल फाइट आपने भी सुना होगा कि एग्जाम से एक दिन पहले पूरी रात स्टूडेंट जागते हैं। आपके साथ भी कभी ऐसा वाक्य हुआ है कि कल सेमेस्टर है या सेशनल एग्जाम है और आप पूरी रात पढ़ रहे हो और जाके एक दिन एग्जाम देकर आए हो आप? ऐसा वाक्य कभी हुआ हो तो शेयर करें प्लीज। हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसा हुआ है और इसमें कोई जो है छुपाने वाली बात भी नहीं है। मैं आशीष जी रुड़की का ही रहने वाला हूँ और मेरा जन्म भी यहीं रुड़की में ही हुआ है और यहीं से मैंने अपनी स्कूलिंग करी है। सेंट गैब्रियल्स एकेडमी यहाँ का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, जो अब आर्मी पब्लिक स्कूल जो आर्मी कंपाउंड में है, तो आर्मी ने उसको टेक ओवर कर लिया है। हमारा जो नेहरू स्टेडियम का पुल जाता है या आप जो और भी पुल देखेंगे, जहाँ जहाँ पे जगह मिली है, जहाँ जहाँ पे फुटपाथ बना, वो फुटपाथ लोगों को चलने के लिए बना, ऑक्यूपाइड कर लिया गया वो। अब वहाँ पे आपने रेहड़ी पटरी लगा ली, वहाँ पे आपने जाके जो है दुकान लगा ली। जब अतिक्रमण के खिलाफ ये ड्राइव चल रही हो, तो चाहे आप व्यापार मंडल के हो, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे आप जनप्रतिनिधि हो, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आप आम नागरिक हो, आप लोगों को इस कार्रवाई में आके पूर्ण सहयोग करना चाहिए। सर 2027 में क्या विजन है, क्या दर्शकों को बताना चाहते हैं? बीजेपी के बैनर तले फिर से एक मजबूती से टिकट की मांग की जाएगी विधानसभा चुनाव के लिए? होता क्या है कि जब अतिक्रमण हटाने के लिए कोई अधिकारी जाता है तो कई सारे नेता जो है वो आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं साहब आप इन्हें मत हटाइए, ये गरीब लोग हैं, इनका जीवन यापन कैसे होगा। अरे भाई, आप अपनी व्यक्तिगत जमीन का 1 इंच किसी को देना नहीं चाहते, पर सरकारी जमीन पे कोई भी आ जाए तो आप अपने माध्यम से आ जाते हैं। पिछली नगर निगम का चुनाव था, उसमें हम लोगों का एक विजन था। इसके साथ हम लोगों ने अपना सशक्त तरीके से एक अपना प्रोफाइल रखा कि भाई आप लोग हमें भी कंसिडर करिए, क्योंकि हम लोग युवा हैं, शिक्षित हैं और इस शहर में अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो हमें भी एक मौका मिले। सर सेंट गैब्रियल्स की बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा वहाँ पे अगर बात करें, चैंपियन साहब भी वहीं से निकले हैं, प्रदीप बत्रा जी वहीं से निकले हैं, पास आउट हुए हैं वहीं से, सीनियर्स रहे हैं आपके, और जो काजी साहब हैं मंगलौर के मौजूदा विधायक। तो सेंट गैब्रियल्स की ऐसी जो बैकग्राउंड रही है, क्या वहाँ पे ऐसा सीखने को मिला कि वहाँ के जो बहुत अच्छा करा है, बहुत जो छात्र हैं उन्होंने बहुत अच्छा करा है, क्या ऐसा वहाँ पे कुछ था क्या? देखिए, हम लोग जिस शहर से हम लोगों ने सब कुछ लिया है, जिस प्रकार से प्यार सम्मान आपको इस शहर में सब कुछ दिया है, तो आप इस शहर के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। हम लोग यूथ हैं, अब जो हमारी 30s के जो 40s के जो एज ग्रुप के लोग हैं, उन लोगों के हाथ में जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से जिस शहर में आप रह रहे हैं, राष्ट्र में आप रह रहे हैं, वहां के विकसित करने के लिए, वहां बदलाव लाने के लिए आप लोग किस प्रकार से काम कर सकते हैं। राजनीति एक मंच है, से कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि दर्शक नाराज हो जाएंगे, वरना थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि रुड़की का डेवलपमेंट उतना हुआ जितना होना चाहिए था आपके हिसाब से? क्योंकि मैं खुद एक इंडस्ट्री में हूँ, एक इंडस्ट्री चलाता हूँ और उसको मैं देख रहा हूँ। हम लोगों को लगातार एक जो है स्किल्ड लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट है और हम लोगों के यहाँ जब बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम लोग उन लोगों को पूरा 1-1.5 महीना ट्रेन करते हैं। व्यक्तिगत तौर पे सुधांशु त्रिवेदी जी का बहुत ज्यादा आभारी हूँ। उनको सुन के, उनको समझ के, उनकी बातों की वजह से बहुत सारी चीजें पढ़ने का मुझे मौका मिला। ये भी जरूरी है कि हम लोग जो है अतिक्रमण जो लोग कर रहे हैं उनके लिए या तो कोई एक प्रॉपर एक एरिया बनाया जाए कि जहाँ पे उन लोगों को जो है जीविका चला सके। पर आप ऐसा मत करिए, कई जगह पे आप ये देखेंगे कि अतिक्रमण करने वाले जो हैं, जैसे दुकान के आगे किसी ने रेहड़ी पटरी लगा ली, वो दुकानदार ही उससे कुछ ना कुछ किराया लेके उसको वहां पे लगवा रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि अतिक्रमण को हटाने की बात जब की जाती है तो कई सारे ऐसे राजनेता आ जाते हैं जो इसको जाति, धर्म इससे जोड़ के जो है इस मुद्दे को और ज्यादा उसको दूसरा रूप दे देते हैं। खंडन करते हैं आप इस चीज का? अगर 100% आप सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है मीटअप मैनिया पे। अभी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है
जो एक रुड़की में अच्छी खासी फेम रखते हैं। अक्षय प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मीटअप मैनिया न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद आशीष जी, और सभी जो मीटअप मीडिया के हमारे दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। अभी जो एक बहुत सारे प्रश्न अक्षय प्रताप जी ऐसे हैं जो पब्लिक जानना चाहती है आपके बारे में, कि कहाँ से बैकग्राउंड है, क्या कहाँ से अक्षय प्रताप जी की स्कूलिंग है, कहाँ से क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा एकेडमिक से। सबसे पहले थोड़ा सा बता दीजिए कि कहाँ से स्कूलिंग हुई है, उसके बाद की जर्नी। टेक्निकल बैकग्राउंड भी है, बहुत अच्छा आपने एक माइलस्टोन सेटअप करे हैं, इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, टेक्निकल भी बहुत अच्छा साउंड है आपका। थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। मैं आशीष जी रुड़की का ही रहने वाला हूँ, और मेरा जन्म भी यहीं रुड़की में ही हुआ है, और यहीं से मैंने अपनी स्कूलिंग करी है। सेंट गैब्रियल्स एकेडमी यहाँ का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, जो अब आर्मी पब्लिक स्कूल, जो आर्मी कंपाउंड में है, तो आर्मी ने उसको टेक ओवर कर लिया है। वहाँ से मेरी स्कूलिंग है। सन 2004 में जो है मैंने अपनी 12वीं पूर्ण करी थी। उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी है, और 2008 में जो है इंजीनियरिंग पूर्ण करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से मैं एक्सेंचर सर्विसेज जो है, ग्लोबल पावर हाउस है और ग्लोबल कंसल्टिंग की कंपनी है, बहुत वेल रिनाउंड कंपनी है, वो मैंने ज्वाइन करी। उसके बाद लगभग 3-3.5 साल मैंने जो है एक्सेंचर सर्विसेज में काम किया, और वहां से बहुत कुछ सीखा। जो नौकरी करते हैं युवक, किस प्रकार की उनके जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं, क्या आपकी एक जर्नी रहती है, क्या लर्निंग रहती है, किस प्रकार से आप ग्रो करते हैं करियर में, क्या क्या नई चीजें बाहर रहने को, जब क्योंकि मैं रुड़की में ही रहा थ्रू आउट, तो बाहर जाके जब आप नौकरी करते हैं, अपने बल से सब कुछ सीखते हैं, करना पड़ता है, तो बहुत सारे आपको जो है लर्निंग्स होती हैं। उन सब के बारे में भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा वहां पे। उसके बाद 2011-12 में मैं विदेश चला गया, लंदन में एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ है, तो वहां से मैंने अपना जो है मास्टर्स किया बिजनेस मैनेजमेंट में। और वहां से आने के बाद जो है, क्योंकि मेरे पास एक ग्लोबल एक्सपीरियंस था, एक्सपोजर था, एक्सेंचर जैसी बड़ी कंपनी में मैं काम कर चुका था, मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं विदेश में किसी भी एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म को ज्वाइन करके वहां नौकरी करूं। पर मेरा ध्येय, मेरा जो बहुत ज्यादा लगाव था, वो मेरे शहर से था, और आज भी वही एक मेरी कोशिश है कि शहर के लिए ही कुछ करें। तो अपनी पढ़ाई पूर्ण करके मैं वापस अपने ही शहर में आया, किसी और शहर भारत में भी नहीं और कहीं विदेश में भी वहां पे नहीं मैंने रह के नौकरी करी। और यहाँ आने के बाद फिर मैंने क्योंकि मेरा फैमिली बिजनेस है, तो पहले मैंने उसमें जो है बिजनेस को सीखा, उसकी बारीकी को समझा, और उसके बाद सन 2015-16 में मैंने अपनी एक इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करी, जिसमें मैं आज भी जो है मैं कार्य करता हूं। तो वो इंडस्ट्रियल यूनिट भी जो है, हम लोग ऑयल फील्ड रिग्स जो होते हैं, ब्रेंट क्रूड की जहां पे ड्रिलिंग होती है, वहां के हम लोग पार्ट्स बनाते हैं रिग्स के लिए, और 100% एक एक्सपोर्ट यूनिट है। इसमें यूएसए और मिडल ईस्ट से मिला के लगभग 16 कंट्रीज में हम लोग का जो है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, और उसी से भी हम लोगों को काफी कुछ जो है सीखने को भी मिलता है। और जो भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, जो 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य है, उसकी तरफ हम लोग भी अपनी जो है एक छोटी सी आहुति दे रहे हैं। ठीक है सर, सेंट गैब्रियल्स की बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा वहाँ पे अगर बात करें, चैंपियन साहब भी वहीं से निकले हैं, प्रदीप बत्रा जी वहीं से निकले हैं, पास आउट हुए हैं वहीं से, सीनियर्स रहे हैं आपके, और जो काजी साहब हैं मंगलौर के मौजूदा विधायक। तो सेंट गैब्रियल्स की ऐसी जो बैकग्राउंड रही है, क्या वहाँ पे ऐसा सीखने को मिला कि वहाँ के जो बहुत अच्छा करा है, बहुत जो छात्र हैं उन्होंने बहुत अच्छा करा है, क्या ऐसा वहाँ पे ऐसा कुछ था क्या? नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आप स्कूल में होते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ और डिसिप्लिन अप्रोच के बारे में आप लोग सीखते हैं। हम लोग क्योंकि जिस समय पढ़ रहे थे, उस समय सेंट गैब्रियल्स एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन था, वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे टीचर्स, हमारे जो गुरु थे, बहुत उनका योगदान है हम सबके जीवन में। जितने भी लोगों का आपने नाम लिया, उन सभी के मतलब शिक्षा दीक्षा में, उन सभी के फ्यूचर को जिस प्रकार से वो देखते हैं, जिस प्रकार से वो आज लीड कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड्स में, और ना सिर्फ राजनीतिक फील्ड्स में, सेंट गैब्रियल के स्टूडेंट्स ग्लोबली जो है अलग अलग फील्ड्स में अपने अपने क्षेत्रों में जो है वो माहिर है, अपने अपने क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बहुत अग्रणी जो है पोजीशंस पे हैं, और कहीं ना कहीं अपना जो है समाज हित में योगदान भी दे रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारी स्कूलिंग का उस पर बहुत इम्पैक्ट रहा। मैं ये भी मानता हूं कि और भी उस समय पे जहां स्कूल्स रहे, रुड़की के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करा, रुड़की का नाम रोशन करा। तो स्कूल
और रुड़की क्योंकि शिक्षा नगरी कहा जाता है, यहाँ का कुछ कल्चर ही ऐसा है कि यहाँ पे जब आप लोग पढ़ते हैं तो ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में भी आप जो है मतलब आप ये कह रहे हैं कि आबो हवा यहाँ की कुछ ऐसी है रुड़की की? नहीं, यहाँ का हाँ, यहाँ की कुछ आबो हवा कह लीजिए, यहाँ का कुछ माहौल कह लीजिए, यहाँ पे क्योंकि आईआईटी है उसका इन्फ्लुएंस रहा है, बंगाल इंजीनियर्स है उसका एक बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, और जो ये पुराना रुड़की है, जो पुराने लोग रहे हैं यहाँ के, और जो जिस प्रकार का यहाँ पे एक एनवायरनमेंट रहा है, तो आप देखेंगे आसपास के जो देहात के भी क्षेत्र हैं उनकी भी सबसे पहली चॉइस ये होती थी कि भाई बच्चा जो है वो रुड़की आके पढ़े। और कई सारे लोग आप देखेंगे कि वो लोग रुड़की आके बसते थे, रुड़की आके अपना मकान बनाते हैं कि भाई रुड़की एक शहर जो है वो एक सुंदर शहर है, छोटा शहर है, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, सभ्य लोग हैं और सब लोग एक दूसरे से जो है प्रेम और सद्भाव के साथ रहते हैं। सर अभी इसी नोट पे आपको एक बस थोड़ा सा पॉज करके एक जानना चाहूंगा कि वाई पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स ही क्यों? क्योंकि आप रोटरी क्लब, आप और मैम दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल जो हैं ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं जिसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो वाई पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स में अक्षय प्रताप जी को क्यों आना है? सेवा करने के लिए आना है या कुछ बड़ा आप बदलाव चाहते हैं? देखिए, हम लोग जिस शहर से हम लोगों ने सब कुछ लिया है, जिस प्रकार से प्यार सम्मान आपको इस शहर ने सब कुछ दिया है, तो आप इस शहर के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। हम लोग यूथ हैं और 2014 के बाद निरंतर जो है आप देखेंगे कि भारत में जिस प्रकार की जो एक सोच रही है युवाओं को लेके, उसमें एक बहुत बदलाव आया है। आज यूथ जो है वो ना सिर्फ बढ़ चढ़कर आगे समाज हित के लिए काम करना चाहता है, पर किसी भी माध्यम से जिन शहरों में वो है उन शहरों में भी जो बदलाव चाहता है। हम लोग टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हो गए हैं, हम लोग किस प्रकार से तेजी से बढ़ रहे हैं, तो जो युवा हैं वो उससे ज्यादा अलाइन होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति या जिसे आप पॉलिटिक्स कह रहे हैं, ये आपको एक स्टेज देती है, पार्टीज आपको एक मंच देती हैं अपनी बात रखने का, अपनी जो आपकी सोच है उसको आगे कर रखने का, किस प्रकार से हम लोग सब मिलके जो विकसित भारत है उसकी ओर काम कर सकें। क्योंकि देखिए 2047 तक अब जो हमारी जनरेशन है इसका एक बहुत बड़ा रोल है, एक अहम उसे किरदार जो है वहां प्ले करना है, क्योंकि वही लोग अब जो है ऑन फील्ड हैं। हम लोगों से जो पहले जनरेशन थी उन लोगों ने अपने स्तर पे बहुत काम किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब एक ऐसा समय आ गया है कि जब अब प्रोफेशनल बेटन जो है वो पास करेंगे। जैसे रिले रेस में आप लोग एक बेटन दूसरे व्यक्ति को पास करते हैं और रेस आगे बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से अब जो हमारी 30s के, जो 40s के जो एज ग्रुप के लोग हैं, उन लोगों के हाथ में जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से जिस शहर में आप रह रहे हैं, राष्ट्र में आप रह रहे हैं, वहां के विकसित करने के लिए, वहां बदलाव लाने के लिए आप लोग किस प्रकार से काम कर सकते हैं। राजनीति एक मंच है, समाज सेवा में और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कई सारे लोग हैं, वो एक उनका मंच है और वो उस मंच से भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोग अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे वो नाटक के क्षेत्र हों, चाहे वो संगीत के क्षेत्र हों, हर क्षेत्र में अपनी कला के माध्यम से अपने मैसेज को दे रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि उन्हीं में से एक जो प्लेटफॉर्म है वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो आपको अलाइन करती हैं एक डिसिप्लिन अप्रोच के साथ आगे बढ़ने के लिए। ये हमारे लर्निंग ग्रोइंग फेज के लिए भी बहुत अच्छा है कि हम लोग सीखते हैं कि जो सीजन्ड प्रोफेशनल्स हैं, जो राजनेता हैं, जिन लोगों का एक एक्सपीरियंस है, उनसे सीखने को भी मिलता है कि किस प्रकार उन्होंने इतना काम करके कैसे निरंतर आज भी वो प्रयासरत हैं, और हम लोगों को भी एक माध्यम मिलता है कि अपनी बात कहें, जो नई सोच है, युवा जोश है, उसको भी हम लोग आगे लेके आए। अक्षय सर, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। टेक्निकल बैकग्राउंड से जो लोग होते हैं वो हर जगह फोड़ते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आईएएस हो या एक कोई भी नॉन टेक्निकल जॉब हो, तो आपको लगता है आपको बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि जो आपका थॉट प्रोसेस है, आप बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल देख के आ रहे हैं, चीज़ें सेटअप करी हैं, तो अगर पॉलिटिकल करियर में एक बहुत अच्छा मौका मिलता है तो थॉट प्रोसेस अलग काम करेगा आपका नॉर्मल पॉलिटिशियन से? हम लोग क्या है, टेक्निकल बैकग्राउंड तो एक विषय हो गया। टेक्निकल बैकग्राउंड से एक आपको एडवांटेज मिल सकता है कि जो आपकी थॉट प्रोसेस है वो थोड़ी सी चैनलाइज होती है, कंपार्टमेंटलाइज होती है। साधारण भाषा में कहें तो आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो जब आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत ग्रोथ होती है, आपको एक एक्सपोजर होता है जिसे लेके आप लोग आ सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। पर जरूरी नहीं है कि सभी टेक्निकल व्यक्ति जो हैं वो राजनीति में भी कामयाब हों। तो हम लोगों को क्या है कि हमारा जो भारत राष्ट्र है इसके अंदर हम लोगों को अध्यात्म से बहुत कुछ मिला है। तो चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हमारे पास इतना कुछ है देने को,
और विश्व को हम लोग जो है विश्व गुरु हम लोग पहले से हैं। हम लोगों का जिस प्रकार से सनातन धर्म निरंतर जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम लोग बहुत पहले से कामयाब हैं, बस सिर्फ उसको कई सारी चीजों को हम लोग एक्नॉलेज नहीं करते थे। धीरे धीरे अब लोगों के, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो उस माध्यम से अब उसे एक्नॉलेज भी करने लगे हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सही समय है कि जो भारत का यूथ है वो अध्यात्म से भी जुड़े, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से पहले से ही जुड़ा हुआ है, और इन दोनों का एक मिश्रण करके आए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जिस भी फील्ड में होगा उसे कामयाबी के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है सर, टेक्निकल टर्म होती है एक सेमेस्टर में होती है कि वन नाइट फुल फाइट। कई बार बहुत सारे वन नाइट फुल फाइट आपने भी सुना होगा कि एग्जाम से एक दिन पहले पूरी रात स्टूडेंट जागते हैं। आपके साथ भी कभी ऐसा वाक्य हुआ है कि कल सेमेस्टर है या सेशनल एग्जाम है और आप पूरी रात पढ़ रहे हो और जाके एक दिन एग्जाम देकर आए हो? आप ऐसा वाक्य कभी हुआ हो तो शेयर करें प्लीज। हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसा हुआ है और इसमें कोई जो है छुपाने वाली बात भी नहीं है। मैं थ्रू आउट माई स्टूडेंट लाइफ, जब तक मैंने पढ़ाई पूरी, अब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, बट जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो उस समय शायद उतने लेबोरियस नहीं थे कि निरंतर जो है रोज पढ़ाई को लेके चलें या रोज अपना टॉपिक खत्म करके, होमवर्क खत्म करके, या उतना एक सब्जेक्ट जो है उसको पूरा पढ़ के करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय पे भी मैं जो है एक लेट नाइट वाला स्टूडेंट था और बहुत आखिर के समय में आके मैं कवर अप कर लेता था कि जितना कोर्स कंटेंट था तो उसको बहुत तेजी से कवर कर लेता था। तो और शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे कहीं एडवांटेज भी मिला कि कम समय में ज्यादा चीज को जो है प्रेशर हैंडल करने का एडवांटेज मिला। प्रेशर हैंडल करने का बिल्कुल एडवांटेज मिलता है। स्टूडेंट लाइफ जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है, और जब आप लोग स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो ये सब चीजें उस समय तो लग रही होती है कि ठीक है हम लोगों का थोड़ा उसे कहते हैं लेजीनेस है, आलसीपन है, पर मुझे ऐसा लगता है उसमें भी कहीं ना कहीं एक मैसेज होता है, चीजें मैनेज करना सीख जाते हैं। आप चीजें मैनेज करना सीखते हैं, कम समय में ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं, ज्यादा डिसाइसिव कैसे हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग जो है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट होती है कि क्या चीज आपको पकड़नी है, क्या चीज नहीं पकड़नी। आपको मैं समय ज्यादा दे दूंगा तो हो सकता है एक टॉपिक के बारे में आप बहुत गंभीरता से सोचें, बट उसके अंदर आपको कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, आप डिसाइसिव नहीं होंगे। बट अगर आपको एक लिमिटेड टाइम में जो है डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है, तो फिर आप डिसाइसिव भी होंगे, आप उसको पिक एंड चूज सही तरीके से करेंगे और मुझे लगता है ज्यादा कवर भी कर लेंगे। सर आप एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन, एक लार्ज लेवल का इंस्टीट्यूशन रन करते हैं, पूरा मॉनिटरिंग करते हैं। आजकल का जो यूथ है कि बहुत मोटी मोटी फी भी पे करते हैं, सेमेस्टर में बहुत सारा स्ट्रेस भी रहता है, लेकिन जब प्लेसमेंट के टाइम पे एक आता है पॉइंट आता है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, नहीं हो पाता तो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। हम हरिद्वार के पास हैं, हरिद्वार में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो कहीं ना कहीं यूथ के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए सर कि कुछ भी मतलब? देखिए, मैं ये मानता हूं कि कोई भी इंडस्ट्री हो वो स्किल्ड वर्कफोर्स को ढूंढ रही है। उसके लिए स्किल सेट वाला वर्कफोर्स मिल जाना जो है वो मुझे लगता है सबसे उसका जो प्रॉब्लम नंबर 1 है उसका सॉल्यूशन है। कोई भी इंस्टीट्यूट हो या जो छात्र हैं आज की डेट में, उनके लिए क्या है कि उनको मनचाही नौकरी मिल जाना एक अच्छी इंडस्ट्री में, वो उनका नंबर 1 इशू है जो सॉल्व होना चाहिए। इन दोनों चीजों के बीच में सिर्फ एक ही पैरामीटर है और वो है स्किल सेट। हम लोग शायद अपना कोर्स कंटेंट जो है उसी को जो है कंप्लीट करके ये मान लेते हैं कि हम लोग एम्प्लॉयबल हैं या एम्प्लॉयबिलिटी हमारी बढ़ गई है। बट मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत फास्ट चेंजिंग दुनिया है, बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, स्किल सेट भी चेंज हो रहे हैं। अगर आप ये समझे कि एक समय पे कोडैक की रील आया करती थी, अब जो कोडैक की रील बनाते थे उस समय पे वो रील इतनी ज्यादा डिमांड में होती थी कि शायद उसकी वर्कफोर्स को ये लगता होगा कि इससे अच्छा बिजनेस कुछ हो ही नहीं सकता, हम लोग बेस्ट जॉब में हैं और ये जॉब कभी हैम्पर नहीं हो सकती। बट टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट ऐसा हुआ कि वो रील जो है धीरे धीरे करके वो खत्म हो गई, वो बिजनेस सेगमेंट ही खत्म हो गया। उसके बाद कैसेट्स आई, वो भी खत्म हो गई, सीडी आई, लगभग वो भी खत्म हो गई, यूएसबी आई, लगभग वो भी खत्म हो गई, फ्लॉपी डीवीडीज बहुत कुछ आया। अब क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई, क्लाउड स्टोरेज आ गई, आपको फिजिकल जो हार्डवेयर है उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो आप ये समझिए कि ये पिछले 20 साल में इतना ज्यादा स्किल सेट में चेंज हो गया, इतना ज्यादा इंडस्ट्री में चेंज हो गया, तो हम लोग ये कैसे मान सकते हैं कि यही स्किल सेट जो है ये आगे तक चलेगा? तो निरंतर आपको जो है अपने स्किल सेट को इंप्रूव करना है। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में
बहुत ज्यादा आसान हो गया है कि आप स्किल्स को जो है, नए स्किल्स को पकड़ सकें, एक्सेस ऑफ कोर्स इजी हो गया, लर्न कर सकें, और बहुत सही, मतलब बहुत कोई एक्सपेंसिव नहीं रह गया। मतलब कई ऐसे कोर्सेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन है। कई ऐसे टीचर्स हैं जो फ्री में आपको कोर्स करा रहे हैं। कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपके स्किल सेट इंप्रूव करते हैं, मोटिवेशन आपको देते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के जो है आपको पॉइंट्स बताते हैं, उनके न्यूसेंसेस बताते हैं। तो हम लोगों का, सभी स्टूडेंट्स का जो एक ओनस होना चाहिए, एक जो उनका टारगेट होना चाहिए, वो ये है कि इंडस्ट्री एम्प्लॉयबल स्किल सेट अपग्रेड वो हम लोग कैसे करें। और मैं श्योरली ये बता सकता हूं, क्योंकि मैं खुद एक इंडस्ट्री में हूं, एक इंडस्ट्री चलाता हूं, और उसको मैं देख रहा हूं। हम लोगों को लगातार एक जो है स्किल्ड लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और हम लोगों के यहाँ जो बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम लोग उन लोगों को पूरा 1-1.5 महीना ट्रेन करते हैं। तो अगर यही ट्रेनिंग एक स्टूडेंट कोई करके आ रहा है, और अगर वो आके ये बोले कि साहब आपकी रिक्वायरमेंट ये है और मेरे स्किल सेट ये है, मैं इन सब चीजों को भी जानता हूं, तो मैं इस बात को पूरे यकीन से कह सकता हूं कि कोई भी एम्प्लॉयर होगा वो इस तरीके के एम्प्लॉय को जरूर चाहेगा, जिसके पास मल्टीपल स्किल सेट्स हो, एक कॉन्फिडेंट जो है अप्रोच हो, और अपने ऊपर ये पूर्ण विश्वास हो कि हम लोग जो है इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट है। ठीक है सर, थोड़ा सा पॉलिटिकल भी आपसे कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि दर्शक नाराज हो जाएंगे, वरना थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि रुड़की का डेवलपमेंट उतना हुआ जितना होना चाहिए था आपके हिसाब से? देखिए, डेवलपमेंट भी एक स्किल सेट क्योंकि मैं आपको निरंतर प्रयास करना है। डेवलपमेंट मैं ये मानता हूं क्योंकि मैं शायद 15 साल 20 साल पहले से आप लगातार अगर अब तक रुड़की देखेंगे, रुड़की शहर जो है उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई है। आसपास का देहात क्षेत्र भी जो है वो रुड़की में जुड़ गया है। आपका नगर निगम क्षेत्र जो है वो लगभग 4 विधानसभाओं को कवर कर रहा है। तो जब क्षेत्र बढ़ गया है तो स्वाभाविक बात है कि आपकी डिमांड्स, आपकी रिक्वायरमेंट्स, आप लोगों का जो प्लानिंग है उस सब में भी बदलाव आ गया। तो अब वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वो बदलाव भी उतनी तेजी से ही दिखे। पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको प्लानिंग, आपको समय चाहिए होता है। वो सब समय के साथ चीजें डेवलप हो सकती हैं। अगर आज से 7, 8, 10 साल पहले आप जाएंगे तो हम देखेंगे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो था हमारे आसपास बहुत पुअर था। बट ओवर द पास्ट 10 ईयर्स आप देखेंगे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना सुपीरियर हो गया है कि आप जो विदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग जिसकी बात करा करते थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर रुड़की जैसे शहर के आसपास भी आपको पूर्ण तरीके से मिलता है। इंडस्ट्रीज जो हैं वो आप देखेंगे तो आसपास के हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्रीज बहुत सारी आ गई हैं। सिडकुल खुल गए हैं, एक सिडकुल की यहाँ पे मिनी उसकी स्थापना हो रही है। भगवानपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वर्ल्ड क्लास कंपनीज यहाँ पे हैं, और उनके साथ साथ जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बढ़ गया है। तो मैं मानता हूं कि ग्रोइंग सिटी है, और निरंतर जो है आपको डेवलपमेंट चाहिए भी। हो सकता है कुछ चीजों में हम लोग डेवलपमेंट में पीछे हों, और स्वाभाविक है, जरूरी नहीं कि हर चीज जो है आप 100% से अचीव कर सकते हो। कुछ चीजें जो पेंडिंग रह गई हैं, हम सबकी कोशिश होनी चाहिए, ना सिर्फ जनप्रतिनिधियों की, बल्कि हम लोगों को चाहिए कि जन संकल्प के साथ हम लोग भी सब आगे बढ़े। अपनी बात, कोई अगर आपके पास ऐसा विषय है जो आपको लगता है कि संभव है और उससे रुड़की शहर के लिए जो है हम लोगों को फायदा मिलेगा, तो हम लोगों को जाके जनप्रतिनिधियों के सामने ये बात खुले से करनी चाहिए। सिर्फ किसी बड़े जनप्रतिनिधि के साथ जाके फोटो खिंचवाना जो है, यही एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अपनी बात को बाकायदा आप रखें, और उस बात में इतना वजन होना चाहिए कि वो संभव हो, और जो है जनप्रतिनिधि उस पर जो है ध्यान दें। इस बात के लिए भी हमें निरंतर उन लोगों से जो है अपना एक संपर्क बना के रखना है। सर, एक फास्ट राउंड कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि आपका फेवरेट पॉलिटिशियन मैं जानना चाहूंगा नैशनल लेवल पे, किसको मानते हैं आप आइडियल पॉलिटिशियन? मैं मानता हूं कि मेरे जैसे बहुत सारे युवाओं के आइडियल पॉलिटिशियन जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और जिस प्रकार से उनका एक चीजों को देखने का उनका एक व्यू था, उनका एक नजरिया था, उनका जो उनकी वाक्पटुता थी, जिस प्रकार से वो गहरी से गहरी बात को और बहुत आराम से, बहुत प्यार से और कभी कभी व्यंग के साथ कह दिया करते थे, वो सच में सीखने लायक बात है। मॉडर्न अगर अभी जो जीवित आप पॉलिटिशियंस कहेंगे तो उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, और एक बहुत सशक्त
विजन वाले पॉलिटिशियन हैं, डिसाइसिव पॉलिटिशियन हैं। पुराने और जटिल जो कई सारी समस्याएं थी, जो कई पेंडिंग इश्यूज थे, उन्होंने उनके ऊपर जो है कार्रवाई भी करी और निरंतर हम लोगों को मोटिवेट भी रखा। विकसित भारत का एक लक्ष्य भी दिया कि अगले 20-25 साल का रोड मैप भी दिया। तो मैं मानता हूं कि एक पॉलिटिशियन के नाते वो भी जो है हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। उसके अलावा निरंतर कई सारे ऐसे प्रदेश के मुखिया हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, स्पोक्स पर्सन्स हैं, वो लोग आपको बहुत करते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे सुधांशु त्रिवेदी जी का बहुत ज्यादा आभारी हूं। उनको सुन के, उनको समझ के, उनकी बातों की वजह से बहुत सारी चीजें पढ़ने का मुझे मौका मिला। व्यक्तिगत तौर पे मैं मानता हूं कि मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में श्रीमान सुधांशु त्रिवेदी जी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है और भगवान उनको लंबी आयु दे और वो इसी तरीके से हम लोगों को जो है नेतृत्व भी करें और हम लोगों को जो है जो उनका ज्ञान है उसको भी वो बांटे, तो हम लोग सब भी जो है उससे बहुत लाभान्वित होंगे। ठीक है सर, अनलकीली महिला सीट हो गई, वरना तैयारी आपकी भी थी मेयर को लेके, आपने भी पूरा डंका बजा रखा था रुड़की में। तो अभी 2027 की बात करेंगे, अगर अक्षय प्रताप जी को मौका मिलता है तो रुड़की के लिए एक या दो कुछ पॉइंट विजन, जैसे अगर बोलूंगा अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, सुलानी पार्क से लेके बस स्टैंड तक देख लें, एक भी वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आप लगातार रोटरी क्लब की जो, अगर महिला विंग की बात करें तो मैम आपकी जो धर्मपत्नी है वो एक्टिव रहती हैं, आप भी एक्टिव रहते हैं। तो कुछ इस तरह के विजन्स हैं रुड़की वालों के लिए, क्योंकि जाम की समस्या रहती है, अतिक्रमण बेसिक्स भविष्य में। देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है अतिक्रमण का, और अच्छा है कि हम लोगों के दर्शक भी इस बात को सुने। अतिक्रमण जैसी समस्या जो है उस पर निरंतर जो भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आते हैं या जनप्रतिनिधि आते हैं वो इसे सॉल्व करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं एक स्तर पे आने के बाद उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो इसे सॉल्व नहीं करते। अगर आप उसका डीप डाउन में कारण समझेंगे तो ये समझना चाहिए कि अतिक्रमण जो है वो अब जन भागीदारी का भी मुद्दा हो गया है। ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है जन भागीदारी के साथ कि कैसे जो है अगर कहीं पे अतिक्रमण हो रहा उसको हम लोग उसका सवाल उठाए कि यहाँ पे क्यों कर रहे हो, और उसको रोके भी। होता क्या है कि जब अतिक्रमण हटाने के लिए कोई अधिकारी जाता है तो कई सारे नेता जो है वो आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं साहब आप इन्हें मत हटाइए, ये गरीब लोग हैं, इनका जीवन यापन कैसे होगा। अरे भाई, आप अपनी व्यक्तिगत जमीन का 1 इंच किसी को देना नहीं चाहते, पर सरकारी जमीन पे कोई भी आ जाए तो आप अपने माध्यम से आ जाते हैं। हो सकता है कि उनमें से कई लोगों के जीवन यापन के लिए ये जरूरी हो, बट ये भी जरूरी है कि हम लोग जो है अतिक्रमण जो लोग कर रहे हैं उनके लिए या तो कोई एक प्रॉपर एक एरिया बनाया जाए कि जहां पे उन लोगों को जो है जीविका चला सके। पर आप ऐसा मत करिए, कई जगह पे आप ये देखेंगे कि अतिक्रमण करने वाले जो हैं, जैसे दुकान के आगे किसी ने रेहड़ी पटरी लगा ली, वो दुकानदार ही उससे कुछ ना कुछ किराया लेके उसको वहां पे लगवा रहा है। तो ये कितना सही है? क्या इसके अंदर किसी जनप्रतिनिधि या किसी अधिकारी उसने उसको ये सलाह दी है कि आप ये करिए? तो हम लोग अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, पर उसके लिए जो कार्रवाइयां हैं वो हम लोगों को अब जो है आपसी जो है सहमति से करनी पड़ेगी कि इस प्रकार का कोई भी केस हो। अब आप इन पुल जो पुल है यहाँ पे, हमारा जो नेहरू स्टेडियम का पुल जाता है या आप जो और भी पुल देखेंगे, जहां जहां पे जगह मिली है, जहां जहां पे फुटपाथ बना, वो फुटपाथ लोगों को चलने के लिए बना, ऑक्यूपाइड कर लिया गया वो। अब वहां पे आपने रेहड़ी पटरी लगा ली, वहां पे आपने जाके जो है दुकान लगा ली। और दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि अतिक्रमण को हटाने की बात जब की जाती है तो कई सारे ऐसे राजनेता आ जाते हैं जो इसको जाति, धर्म इससे जोड़ के जो है इस मुद्दे को और ज्यादा उसको दूसरा रूप दे देते हैं। खंडन करते हैं आप इस चीज का? अगर 100%। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है तो उसके अंदर क्या ये देखा जाए कि ये जाति इस धर्म का है तो इसी वजह से इसको अतिक्रमण करने की जो है, अगर बीजेपी पार्टी का XYZ आके करता है तो अब भी खंडन करते हैं अक्षय प्रताप जी? नहीं, बीजेपी अगर कहीं पे भी अतिक्रमण है तो उसको हटाने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो आम जनता है उसकी भी है, उसको भी इसकी कंप्लेंट करनी है। और जब अतिक्रमण के खिलाफ ये ड्राइव चल रही हो तो चाहे आप व्यापार मंडल के हो, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे आप जनप्रतिनिधि हो, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आप आम नागरिक हो, आप लोगों को इस कार्रवाई में आके पूर्ण सहयोग करना चाहिए। एक बार हम सबको सख्त होके
अगर अतिक्रमण के खिलाफ हम लोग कार्रवाई चलाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लंबे समय तक हम लोग इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर यही चलता रहा कि नहीं साहब इसको अतिक्रमण करने दिया जाए क्योंकि ये फला बिरादरी का है, ये फला जाति का है, ये जो है इसकी जीविका नहीं चल पाएगी इसके बिना, तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है अतिक्रमण मुक्त होने का जो हम लोगों का लक्ष्य है या किसी का भी अगर सोच है तो वो उसमें उसको अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न लेके कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लेते हैं आपका, फिर खत्म करते हैं अपने इस छोटे से इंटरव्यू को। सर 2027 में क्या विजन है, क्या दर्शकों को बताना चाहते हैं? बीजेपी के बैनर तले फिर से एक मजबूती से टिकट की मांग की जाएगी विधानसभा चुनाव के लिए? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो है वो एक पूर्ण लक्ष्य के साथ जो है ग्राउंड पे काम करता है, चाहे वो कोई भी कार्रवाई हो वो उसमें पूर्ण तरीके से राष्ट्र निर्माण के लिए, अपने शहर के निर्माण के लिए प्रयासत है और लगातार कार्य कर रहा है। मैं भी उन्हीं में से एक कार्यकर्ता हूं। तो मेरा अपना एक विजन है जिसको लेके मैं निरंतर पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं, पार्टी के साथ कार्य कर रहा हूं। पार्टी के सामने मैं अपना आवेदन भी करता हूं, मतलब जो पिछली नगर निगम का चुनाव था उसमें हम लोगों का एक विजन था, इसके साथ हम लोगों ने अपना सशक्त तरीके से एक अपना प्रोफाइल रखा कि भाई आप लोग हमें भी कंसिडर करिए, क्योंकि हम लोग युवा हैं, शिक्षित हैं और इस शहर में अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो हमें भी एक मौका मिले। इसी प्रकार से 2027 हो, 2029 हो, 32 हो, कोई भी चुनाव होता है उसके अंदर जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनको एक अधिकार होता है कि वो लोग अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, उस कार्यकर्ता के अनुसार मैं भी अपना जो है एप्लीकेशन दूंगा। ठीक है, एक 3 से 4 साल की बात कर लें तो दो चेहरे, मुख्यतः दो चेहरों की बात करूंगा, अक्षय प्रताप जी और चिरब जैन जी मुख्यतः उभर के आए। सबको लग रहा था कि टॉस कर लिया जाए तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सब लोगों को बहुत उम्मीदें भी थी, लेकिन जो कुछ समीकरण बनी किसी को कुछ समझ आई, किसी को नहीं आई। चिरब जैन जी दोस्त हैं आपके? नहीं, चिरब जैन जी भी मेरे मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं। उनके फादर साहब, उनकी भी जो पूरी फैमिली है उनसे हम लोग कई जनरेशन से जुड़े हुए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि लोग चाह रहे थे कि या तो अक्षय प्रताप जी, इधर अक्षय प्रताप और चिरब जैन को एक कंफर्मेशन चाह रहे थे। देखिए, हो सकता है ये इसलिए भी स्वाभाविक बात है क्योंकि चिरब जैन और मैं लगभग एक उम्र के हम उम्र लोग हैं, तो शिक्षित हैं, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति जब फील्ड पे होता है तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि इस क्षेत्र में और भी कई सारे लोग हैं हमारे अलावा जो निरंतर क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं और उन लोगों का अपना एक विजन है। कई शिक्षित लोग हैं और खासकर युवा मोर्चा में ही हम लोगों के बहुत साथी हैं। किसी भी पार्टी से हो, सब लोग देखिए अपने अपने विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने अपने विजन को लेके जो है अपनी अपनी एक डिमांड्स रखते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी पार्टी तय करती हैं, चाहे जब मेयर के लिए जब ललित मोहन अग्रवाल जी थे, वो भी हमारे एक सीनियर हैं, और अनीता देवी जी जो है उनकी धर्मपत्नी अब आज हमारी मेयर हैं, प्रथम महिला मेयर हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा सभ्य और शालीन लोग हैं और जिस प्रकार से उन लोगों ने गंगा आरती पे अपना काम करा, जैसे भी सभी विषयों पे वो अपनी बात को रखते हैं और जिस प्रकार से वो लोग काम कर रहे हैं, तो देखिए सबका अपना अपना एक जो है काम करने का तरीका है। तो इस वजह से मैं मानता हूं कि किसी को भी ये सोचना कि नहीं ये समझ आया या नहीं आया, थोड़ा सा ये बेमानी बात है। हाँ, बट ठीक है, अगर कोई भी मुझे इस प्रकार का कैंडिडेट समझता है, यूथ को एज अ मतलब पॉलिटिशियन या अपना नेता मानना गलत तो नहीं है? एक तरह सही भी है। बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उन सभी का जो ये सोचते हैं कि मैं कहीं ना कहीं नेतृत्व जो है मेरी क्षमता है और मैं नेतृत्व कर सकता हूं, और पुनः जो है उनको ये भरोसा भी दिलाता हूं कि मैं यहीं का हूं, यहीं पे ही पला बड़ा हूं और यहीं पे ही रहने वाला हूं। तो आपके बीच ही हूं और आपके बीच ही रहूंगा। निरंतर जो है हम पावर में रहें ना रहें, हमें लड़ने का मौका मिले ना मिले, पर जो हमारा एक तरीका है काम को करने का, जो हमारा विजन है, उसके लिए लगातार प्रयास करेंगे। जो व्यक्ति भी पद पे होगा उसके साथ भी मिलके कंधे से कंधा मिला के काम भी करेंगे और उनको सजेस्ट भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अक्षय प्रताप जी, अपनी बात बेबाकी से रखी, बहुत सारे इश्यूज पे, टॉपिक पे। फर्स्ट पॉडकास्ट है, ऐसे बहुत सारे जो पर्सनल इंटरव्यूज हैं, अवेटेड हैं, मोस्ट अवेटेड हैं, आने वाले हैं, अपकमिंग हैं।
तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन हमेशा की तरह खुला हुआ है। मेरा नाम आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं मीटअप मैनिया। हमेशा की तरह 360 शेयर कर दीजिए और अपने दिल खोल के चिट चैट कीजिए कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए, धन्यवाद।